आप मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। चलिए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खबरों पर, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कुछ हेडलाइंस। देहरादून में सहकारी समितियों के चुनाव की तैयारियां तेज। 24 को होगा मतदान और 25 को निकलेंगे परिणाम। कोटद्वार में यूकेडी ने यूसीसी बिल के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सरकार पर देवभूमि की संस्कृति को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। निकाय चुनाव के बाद शपथ ग्रहण में देरी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। भाजपा सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। तो वहीं हरिद्वार में बसंत पंचमी पर पतंगबाजी बनी सियासी मुद्दा। भाजपा विधायक पर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने का लगा आरोप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जम्मू कश्मीर बैंक का किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम। उच्च घनत्व बागवानी पर दी गई जानकारी। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देहरादून में सहकारी समितियों के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 25 फरवरी को इन चुनाव का आयोजन होगा, जिसमें जिले की 29 सहकारी समितियों में डायरेक्टर पदों के लिए 24 फरवरी को मतदान किया जाएगा और इसके साथ ही परिणामों की भी घोषणा की जाएगी। इसके बाद 25 फरवरी को सभापति और उप सभापति पदों पर मतदान होगा और उन परिणामों की भी घोषणा की जाएगी। ये चुनाव सहकारी समितियों की प्रबंध समितियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चुनावों में चुने गए प्रतिनिधि समितियों के संचालन और निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर चर्चाएं की जा रही है। निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है। भले ही 10 नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत न सकी हो, लेकिन निकट मुकाबले में हम चुनाव हारे हैं और हार जीत के कारणों की समीक्षा पार्टी कर रही है। और अब सहकारिता के चुनाव होने हैं। सहकारिता के चुनाव लगभग 1.5 साल से सरकार टाल रही थी। प्रशासकों के सारे वहाँ कामकाज कर रही थी और पहले भी सहकारिता के चुनाव सरकार ने घोषित किए थे और ऐन वक्त पर जो है सहकारिता के चुनाव टाल दिए गए थे। अब फिर से सहकारिता चुनाव की तिथियां घोषित हुई हैं। कांग्रेस पार्टी की पहले से तैयारियां पूरी हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महाराज जी ने सहकारिता के लिए सभी जिला प्रभारियों की घोषणा पहले ही कर दी थी। वो इस पर बारीकी नजर रखे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय को जो है पूरी रिपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं। कोई कोर कसर सहकारिता के चुनाव में नहीं छोड़ेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी की कोटद्वार महानगर इकाई ने एक बार फिर यूसीसी बिल के खिलाफ अपना विरोध जताया है। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने देवी मंदिर के पास एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जहां उन्होंने यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप और स्थायी निवास के प्रावधानों का विरोध किया। उनका कहना था कि सरकार इस देवभूमि को कलंकित करने की कोशिश कर रही है और यूकेडी इसका विरोध करती है। यूकेडी का यह आरोप है कि यूसीसी बिल के तहत दिए गए कुछ प्रावधान उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है और इससे राज्य की पहचान को नुकसान हो सकता है। पार्टी ने सरकार से इस बिल पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उत्तराखंड क्रांति दल के ये महानगर इकाई द्वारा हमने यूसीसी का विरोध जो अभी 27 तारीख को इन्होंने उत्तराखंड सरकार ने पास किया था, इसमें जो हमने पूरी यूसीसी जो है उसका विरोध नहीं करते। हम केवल 2 पॉइंट हैं इसमें, एक लिव इन रिलेशन और दूसरा जो 1 साल यहाँ नौकरी कर रहा है या व्यापार कर रहा है उसको अस्थायी निवास, ये उत्तराखंड के हितों में गुठाराघात है। लिविंग रिलेशन मैं जिस तरीके से ये यहाँ की हमारी सनातन की जो उत्तराखंडी धरती जो सनातन की प्रेमी है, देवताओं का वास कहा जाता है, उसमें इन्होंने एक प्रयोगशाला बनाकर केंद्र यहाँ पे जो ये लागू किया है यूसीसी, उसमें इन 2 चीज़ों का यूकेडी द्वारा विरोध किया गया। राष्ट्रीय खेलों के दौरान ताइक्वांडो स्पर्धा में फिक्सिंग के आरोप सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इन आरोपों के बाद डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन को उनकी जिम्मेदारी से हटा दिया गया है और जांच के दौरान ये पता चला कि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के लिए निर्धारित राशि ली जा रही थी। इस विवाद पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली चुनाव के बजाय प्रदेश के राष्ट्रीय खेलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि उत्तराखंड की छवि को शर्मसार होने से बचाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि फिक्सिंग जैसे गंभीर मामले में सरकार केवल डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन को हटाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती।
देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से राष्ट्रीय खेलों को उत्तराखंड में लेकर के शुरू से कांग्रेस पार्टी ने ये बात रखी है कि ये बड़े गर्व की बात है प्रदेश के लिए, और हमने यही कहा धामी जी से कि लेकिन इस देवभूमि की जो इमेज है वो विश्व में शर्मसार ना हो, इस पे उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप देखिए इतना महत्वपूर्ण इवेंट उत्तराखंड में हो रहा है और वो दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि वो इन खेलों को लेके कितने गंभीर हैं। और अभी जो मुद्दा सामने आया है फिक्सिंग का, ये तो और भी गंभीर है। तो मुझे लगता है एक व्यक्ति को हटा करके अगर सरकार ये चाहती है कि वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला हटाना चाहती है तो ऐसा नहीं होगा। सरकार की जवाबदेही भी बनती है, मंत्री की जवाबदेही भी बनती है और मुख्यमंत्री की जवाबदेही भी बनती है कि इस तरीके के मामले ऐसे तो है नहीं कि उनके संज्ञान के बिना जो है ये काम आगे बढ़ गया। और अगर ऐसी इस तरीके के काम में कोई सत्यता पाई गई है तो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में निकाय चुनावों के बाद शपथ ग्रहण समारोह की देरी ने प्रदेशवासियों के बीच सवाल उठाए हैं। इन चुनावों का आयोजन हाईकोर्ट के दबाव के बाद किया गया, लेकिन अब तक शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जिससे भाजपा सरकार की गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली लोकसभा चुनाव में व्यस्त है, जिसके कारण प्रदेश में सरकार का ध्यान ही नहीं है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि भाजपा सरकार न तो निकायों के शपथ ग्रहण को लेकर गंभीर है और न ही प्रदेश के विकास में कोई खास रुचि दिखा रही है। इस देरी ने जनता में असंतोष और सरकार के प्रति नाखुशी की भावना पैदा की है। सुनिए और क्या कुछ कहना है शिषपाल सिंह मिश्र का। देखिए, नगर निकायों के चुनाव संपन्न हुए काफी समय हो गया है और अभी तक निकायों में जो है शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है। ये सीधे सीधे सरकार की उदासीनता की ओर दर्शाता कि वो निकायों को लेकर के गंभीर नहीं है। माननीय हाईकोर्ट के दबाव में, विपक्ष के दबाव में बहुत विलंब से निकायों के चुनाव संपन्न हुए हैं और अब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हों, अन्य मंत्री हों, दिल्ली में भाजपा के चुनाव प्रचार में व्यस्त है। राज्य के विकास पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और राज्य के विकास के प्रति अगर वो गंभीर होते तो निश्चित तौर पर राज्य की चिंता करते और अब तक जो है निकायों का शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए था। अब देखते हैं कब निकायों का शपथ ग्रहण संपन्न करवाते हैं। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नशे की गोलियों की एक बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 6,540 नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद हुए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना ने बताया कि पुलिस और एसओजी की टीम ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके से इन तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1440 नशीली कैप्सूल और 5100 गोलियां मिली है। पुलिस के अनुसार दोनों तस्कर वनभूलपुरा के निवासी हैं और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। बेसिकली ये लोग जो है प्रदेश के कुछ जगह से इस तरीके के नशीली गोलियां और कैप्सूल लाते हैं और मेडिकल में जो लाइसेंस के बहाने जो है ये ऐसे जो सप्लायर इनको बेचते हैं और ये सप्लायर जो है छोटे मोटे टुकड़ों में फिर इसको जो बाकी लोग हैं उनमें इस तरीके का बेचने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इस सारे मामले में जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक जो बेचने वाला था, दूसरा जो जिसके घर में ये सारा सामान रखा हुआ था। और इसमें कुल मिला के जो है 6540 जो है नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड क्लब कार्निवाल का शुभारंभ किया। उन्होंने आईएसआई मार्क वाले उत्पादकों को खरीदने के लिए शपथ दिलाई और बीआईएस की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीआईएस का काम देश के उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में बीआईएस की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और बताया कि राज्य सरकार हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन स्टैंडर्ड संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। हर चीज़ के स्टैंडर्ड हमारे देश के अंदर बने, हमारे देश के जो उत्पाद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही न बने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी आगे के बने, जिससे कि पूरे दुनिया के लोग जब भी अपने स्टैंडर्ड सेट करें वो भारत के उत्पादों के आधार पर करें। उससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बढ़ेगी, हमारे उत्पाद बढ़ेंगे और लोगों को भी अच्छे उत्पाद मिलेंगे। इस दिशा में बहुत सराहनीय काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया गया है, निश्चित रूप से हमारे स्टैंडर्ड बढ़ेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे।
विकसित भारत के रूप में जो हमारा संकल्प है वो हमारा पूरा होगा। इसमें भारतीय मानक ब्यूरो का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए शपथ दिलाई गई कि सभी लोग गुणवत्तापूर्ण मानकीकृत जो हमारे उत्पाद हैं उसका इस्तेमाल करें, उसको उपयोग में लाएं। हरिद्वार में बसंत पंचमी के मौके पर पतंगबाजी का जश्न अब एक बड़े सियासी विवाद में बदल चुका है। भाजपा विधायक मदन कौशिक पर चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने का आरोप लगाकर कांग्रेस ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि मदन कौशिक ने न तो सिर्फ प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया, बल्कि घायल लोगों का हालचाल भी नहीं जाना। इस बीच भाजपा ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिससे मामला और भी गर्मा गया है। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई के खिलाफ नगर कोतवाली में प्रदर्शन किया और विधायक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की। अगर सच की आवाज़ उठाना गलत है तो मैं गलत ही ठीक। आप एक बात आइए, एक शहर के सम्मानित विधायक जो एक बहुत बड़ा पद होता है और वही उस चाइनीज मांझे पतंग उड़ा रहे हैं और हमने अगर उसकी आवाज़ उठाई तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मैं आज एक चीज़ उनसे पूछना चाहता हूँ, जितने लोग घायल हुए हैं क्या किसी एक के पास ही वो मिलने गए? क्या जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा दिलवाने की बात एक बार भी उन्होंने करी? वो शहर के एक सम्मानित विधायक हैं, विधायक ने भी एक बार उनसे मिलने गए जिनको जो चोटिल हैं। आज लोग मर रहे हैं चाइनीज़ मांझे से और वो खुद प्रेरणा दे रहे हैं कि चाइनीज़ मांझे से पतंग उड़ाइए। और अगर हमने कोई उसका विरोध किया या एक चीज़ लिख के फेसबुक पे डाली कि माननीय विधायक जी पतंग उड़ा रहे हैं चाइनीज़ मांझे, तो हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। आज हमने पुलिस को कहा कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे। यदि विपक्ष की आवाज़ को इस तरह से मुकदमे लगाकर बंद करना चाहती है तो ऐसा नहीं होगा। हम कहते हैं कि जिन लोगों ने कल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिकायत पत्र देकर हमारे कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराने का काम किया, हम खुलेआम कहते हैं कि हाँ, मदन कौशिक जी ने चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाई, आदेश चौहान जी ने उड़ाई और दम है तो आइए कराइए हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज, हम जेल जाने को तैयार हैं। लेकिन आप इस दबाव की राजनीति सच को छुपा नहीं सकते, सच को झुठला नहीं सकते। और हमने पुलिस को कहा कि निष्पक्ष होकर कार्रवाई कीजिए। आज शहर में हाहाकार थी, कई लोगों की जान चली गई, किसी का भाई किसी का बेटा जान से चला गया, कितने लोग घायल हैं, लोगों के पास पैसे नहीं थे, किस तरह से लोग सड़कों पर तड़प रहे थे। अब माननीय विधायक छतों पर पतंग उड़ाने का काम करते हैं, लोगों को प्रेरित करने का काम करते हैं। हम कहते हैं कि माननीय विधायक जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। हरिद्वार में तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां जनता की समस्याओं को सुना गया और उनके समाधान की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान कुल 17 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। मिली शिकायतों में पारिवारिक विवाद, पैसों से जुड़े मामले और नाली विवाद शामिल थे। पुलिस से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा पहले से लंबित 8 शिकायतों पर भी चर्चा हुई। इनमें से 5 का समाधान कर लिया गया है, जबकि 3 पर जल्द ही निस्तारण के आदेश दिए गए हैं। तहसील दिवस तहसील हरिद्वार में आयोजित किया गया है, जिसमें समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कुल इसमें 17 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से कुछ पारिवारिक विवादों का है जो पुलिस से संबंधित है, कुछ पैमाइशों का विवाद है, 1-2 नाली का विवाद है। तो इस प्रकार की समस्याएं आई हैं, जिसमें संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है इसी की से निस्तारण करें। इसके अलावा पुरानी शिकायतें पिछले महीनों की कुल 8 शिकायतें पेंडिंग थी, जिसमें सभी से बात की गई है और इसमें से लगभग 5 शिकायतें निस्तारित हो चुकी हैं जो रिकॉर्ड में नहीं आ पाई हैं। शेष 3 के लिए निस्तारण के लिए बता दिया। देहरादून नगर निगम ने हाउस टैक्स न जमा करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। नगर निगम के कर विभाग ने 15,000 से अधिक कमर्शियल हाउस टैक्स धारकों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें से 460 बड़े बकायेदार शामिल हैं, जबकि 50,000 से 1 लाख तक के टैक्स बकायेदारों की संख्या 3,000 के करीब है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग अपना बकाया टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे, उन्हें 12% जुर्माने का भुगतान करना होगा। हालांकि यदि कोई चालू वित्तीय वर्ष को टैक्स समय पर जमा करता है तो उसे 20% तक की छूट भी मिलेगी। हमारी कई श्रेणियां हैं, कुछ बड़े बकायेदार हैं जो कि लगभग 460 हैं। उसके अलावा 1 लाख से 50,000 तक के जो बकायेदार हैं वो लगभग 3,000 उनकी संख्या है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 14 से 15,000 हमारी सारे बकायेदार की संख्या है और उन सभी को बिल के रूप में बिल भेजा गया है प्रॉपर्टी टैक्स का, जो उनका इस वित्तीय वर्ष का ड्यू है, और उसी को एक नोटिस के फॉर्म में रिमाइंडर के तौर पर भेजा गया है कि वो समय अपने हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करा लें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक कार्रवाई से बचें। हम यही चाहेंगे नगर निगम से कि जितना जल्दी हो जाए प्रक्रिया उतना बेहतर है, क्योंकि अब हार्डली 2 मंथ से भी कम की अवधि हमारे पास है इस वित्तीय वर्ष के कंप्लीशन में।
इसके साथ ही नगर निगम की ओर से भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी बिल प्रेषित करने की तैयारी की जा रही है और अन्य प्रकार के भी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिससे कि टैक्स जो हमारे बकायेदार हैं उनको टैक्स पेमेंट में आसानी हो। कोटद्वार में निकाय चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के भीतर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जहां पार्टी के मीडिया प्रभारी ने हार का ठीकरा महानगर के नेताओं पर फोड़ा है। वहीं एक और बड़ा झटका कांग्रेस को तब लगा जब उसका परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक भी भाजपा की ओर जाता दिखा। इस हार से कांग्रेस नेता सत्ते में है और आत्ममंथन में जुटे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यह कांग्रेस इस हार से सबक लेती है या नहीं और अपनी रणनीति में क्या बदलाव करती है या फिर अंदरूनी कलह पार्टी को और नुकसान पहुंचाती है। जो रट रहे हैं बार बार कि हमने समन्वयक बनाए, कोऑर्डिनेटर बनाए, इस तरह से पार्टी का कोई निर्देश नहीं था कि कोई कोऑर्डिनेटर बनाएगा और अलग से वो काम करेगा। उनको जो पार्टी स्ट्रक्चर में जो काम हो रहा था, जो निर्देश हो रहे थे, उसके अनुसार काम करना था, न कि अलग से। तो ये भी वो उनका एक तरह से गलत बयानबाजी है कि हम संगठन में कोऑर्डिनेटर बना के हम कुछ काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी के जो भी कार्यक्रम हुए कई लोग दिखाई नहीं दिए। वार्ड नंबर 13 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने जिताया, लेकिन मेयर वाली सीट पर वहाँ बहुत पीछे हैं। तो मुस्लिम वोट ने अपने हिसाब से वोट दिया है। उन्होंने जहाँ जहाँ किस तरह से वोट दिया मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। अखिलेश यादव ने मुल्कीपुर उपचुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रही है और मिल्कीपुर में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ के दौरान मारे गए लोगों के मामले पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार मृतकों की संख्या की सही जानकारी नहीं दे पा रही है। अखिलेश ने प्रशासन और भाजपा के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे समाजवादी पार्टी की जनसभाओं को विफल करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। लेकिन न केवल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की सेटिंग कर रहे हैं। अभी तक तो ये और चीजों की सेटिंग करते थे, BLO सेटिंग कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सेटिंग कर रहे हैं, SO की सेटिंग कर रहे हैं। कोई विधायक का रिश्तेदार है, SO उसको ले आए, कोई CO किसी का मंत्री जी का परिचित था उसको ले आए हैं। ये सेटिंग कर ले, लेकिन मिल्कीपुर की जनता बहादुर जनता है, वो जिता करके समाजवादियों को भेजेगी। मंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कुंभ में साजिश थी, षड्यंत्र थी और कोई फोर्स लगाई है उन्होंने, नई फोर्स, क्या फोर्स जांच करेगी? अरे ऐसी फोर्स को तो सस्पेंड कर देना चाहिए जो घटना होने दे रही है। चलिए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां जम्मू और कश्मीर बैंक ने प्रगतिशील किसानों के लिए 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जो उच्च घनत्व बागवानी योजना पर केंद्रित था। ये कार्यक्रम GDC पुलवामा में आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर SM अशरफ, अतिरिक्त उपायुक्त पुलवामा, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को बैंक द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता और उच्च घनत्व बागवानी के लाभों के बारे में जागरूक करना था। शुक्रगुजार कि J&K बैंकिंग सर्विसेज बड़ बेहतरीन बात लोन सिस्टम अत मजन अड़चन आसान बेहतरीन गवर्नमेंट लांच नव स्कीम यथ जमींदार बड़ आसाइश अवेलेबल रुपये 2 लाख गवर्नमेंट फैसिलिटी जमींदार सेठा बेहतरीन स्कीम बनाओ J&K बैंक। देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया फार्मर्स के साथ, हो ये रहा है कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है फार्म्स की बहुत लो है और इस समय गवर्नमेंट, बैंक्स, फार्मर्स सब ये चाहते हैं कि ये इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी उसी से आएगी। उसी सिलसिले में हमने जो हाई डेंसिटी की हमारी स्कीम है, डायरेक्ट स्कीम टू द ऑर्चर्ड्स, उसमें हमने काफ़ी सारी सहूलियात बनाई हैं। 5 लाख तक, जैसे अभी हमारे GM सर ने बताया, 5 लाख तक आपको कोई कोलेट्रल नहीं देना है, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है, कोई गारंटी नहीं देनी है। जैसा कि यहाँ पे सवाल उठा के प्लांट मटेरियल के बारे में, तो जब उसकी लास्ट JIT तब होती है जब वो प्लांट बेयरिंग में आता है, तो उस वक्त हम ऑर्चर्डिस्ट से पूछते हैं कि जो आपने वैरायटी मुंतखब की थी अपने लिए, क्या ये वही प्लांट है, फ्रूट इसमें वही आए कि नहीं। जब वो
पूरी तरह से सेटिस्फाइड होता है तो तब हम उसको वो रिलीज करते थे वो अमाउंट टनल, तो तब ही जाके ये हो जाता है। दिस लाइन इज गोइंग टू चेंज द लाइव्स ऑफ दिस जो भी यहाँ पे बागबान है, जो भी हॉर्टिकल्चरिस्ट है, हाइजेंस की जो कल्टीवेशन हो रही है, इससे काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 10 टाइम्स एक बागबान को फ़ायदा मिल रहा है। सो वी आर ट्राइंग टू प्रोपोगेट इट। इसमें हमने जो स्कीम हमारी बनाई हुई है, काफ़ी सरल और आसान स्कीम बनाई है। बिकॉज इसमें परेशानी नहीं है, स्कीम बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत फ्लेक्सिबल बनाई गई है ताकि जो फार्मर है तमिल के तमिल फ़ायदे यून। बेशक चीज़ इट्स वेल्थ जनरेशन, इट्स नॉट ओनली कि लोन है, इस लोन से वो दूसरे साल से ही अपना लोन चुकता कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए 4 टीवी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।